वो सब भी हाँ। सुनकर देखकर समझ जाएंगे कि आपके क्या क्वेश्चन है, ऐसे ही फार्मरों के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे हमारा मोरबी का वो टूर था, लगभग आप सभी लोग थे उसमें ना टूर में? सब थे। उसके बाद आप लोगों ने उस टूर के बाद क्या समझा कि मोरबी में क्या पॉसिबिलिटीज है किसानों के लिए, हम आपके लिए क्या और किया जा सकता है? तो ये बाम्बू टू सीएनजी वाला, हाँ वो कॉन्सेप्ट मोरबी के लिए बेस्ट है। हाँ जी। क्योंकि सीएनजी का सबसे ज्यादा से ज्यादा यूज तो मोरबी में होता है। सही इतना बात यूज है। तो पूरे गुजरात में कहीं नहीं होता है। जितना मोरबी में यूज है मोरबी उतना में यूज होता है, इतना पूरा गुजरात में कहीं नहीं होता है। बराबर। तो वहाँ पे तो अब सीएनजी यूज प्रोड्यूस करेंगे तो हाँ 3-4 फैक्ट्री के बीच में तो एक फैक्ट्री आपकी चली जाएगी। वहाँ पे फैक्ट्री है 1500 1500 फैक्ट्री है। तो फिर क्या ठीक ले लीजिए, अभी लेके आए। हिंदुस्तान ही मुझे समझ में आ रहा है कि जो एनर्जी सेक्टर में जिस तरफ आगे बढ़ रहा है, अभी तक एनर्जी सेक्टर एक तो कोयला मेन रन हो रहा था सभी इंडस्ट्रीज में, दूसरा है डीजल पेट्रोल। ये तीनों ऐसी चीजें हैं कि खनन कर करके एक तो ग्लोबल वार्मिंग से हम झगड़ा कर रहे हैं, ग्लोबलाइज हम किलर हो गए, देखे हिडन पार्ट है ये। दूसरा कितना करोगे, खत्म ही हो गया है। मतलब जब गवर्नमेंट कब समझ रही है, अदर देश कब समझ रहे हैं, जब खत्म हो गया तो सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं। उनको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वाकई में इसका खनन करके हम गड़बड़ी कर चुके हैं, खत्म हो गया है। अभी डीजल के कुएं खत्म हो गए, पेट्रोल के कुएं, तो समझ में आ रहा है कि अब सब्स्टिट्यूट एनर्जी चाहिए। ये ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, या ऐसा नहीं था कि वैज्ञानिकों ने देखा नहीं था कि बायोमास से आप सीएनजी बना सकते हो, लेकिन पता नहीं क्यों आगे नहीं बढ़े। खैर अभी चल पड़े तो अभी अच्छा है। तो ये कोयला वाला क्या इजी था ना? एकदम इजी था, इजी था, खोदो और यूज करो। तो इसलिए वही यूज करते रहे। और इसमें से रॉयल्टी भी अच्छी मिलती है गवर्नमेंट को। बस मुद्दा वही है कि सरकार को जाने के लिए पेमेंट रन कैसे होगा। इसमें से रॉयल्टी कैसे निकालेंगे? इसमें से तो देना पड़ेगा। नहीं, अभी टैग लगा दिया है उन्होंने। जैसे बाम्बू टू सीएनजी आप जाएंगे तो कुछ 43 रुपए केजी ये बायबैक करेंगे, 25 साल का एग्रीमेंट करेगी गवर्नमेंट आपसे, और जीएसटी वगैरह जोड़ करके वो 46 रुपए केजी बनता है, और मार्केट सेलिंग प्राइस 56 रुपए है। तो 10 रुपए केजी तो ऑलरेडी गवर्नमेंट फिर भी कमा रही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, अच्छा है, उनका चलना ही है प्रोग्राम में। तो गवर्नमेंट की कमाई होगी तो वो सारे प्रोग्राम चलेंगे तो सारे जिसमें प्रोग्राम गवर्नमेंट की चलेंगे, कमाई होगी, वरना नहीं चलेंगे। सही बात है। क्योंकि उसमें सब्सिडी देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, तो वो बाद में गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, वो गड़बड़ हो जाएगी, सही। मैंने आपके वहाँ की जमीनें भी देखी थी, एक आपके नजदीक ध्रोल करके शहर है। हाँ। अभी ये संडे वहां से कुछ व्यक्ति आए थे ध्रोल के पास से, उनकी भी विडंबना ये है कि फार्मिंग हो नहीं रही है वहां पर, क्योंकि जमीन का पानी कम है, और जो है वो कुछ दूर पर खारा है, तो बारिश पर आश्रित पानी है। और वही सिचुएशन आपके मोरबी में भी है। हाँ, वही किसान अगर जमीन से पानी ले करके खेतों में डाल रहा है, मतलब उसकी खेती खराब हो जाएगी, अच्छी नहीं होगी। ये बहुत बड़ी विडंबना है। 20 से 50 फीट 100 फीट में पानी है वहां पर, लेकिन समुद्र पास में होने के कारण खारा पानी है। तो बारिश पर आश्रित जितने फार्मिंग है वही केवल हो रहे हैं, बाकी तो फिर 8 महीने कुछ होता नहीं है, 4 महीने की फसलें हो रही है। तो 4 महीनों के लिए कोई किसान काम नहीं कर रहा है, या तो वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या वो खेती छोड़ करके दूसरा अपना प्रोग्राम देख रहा है। ये पूरी ये सिचुएशन आपके यहाँ में है ना, पूरी जो ध्रोल में है। मोरबी में तो और ज्यादा खराब है, क्योंकि इंडस्ट्री ज्यादा है तो इजीली सर्विस मिल जाती है, सैलरी भी अच्छी मिलती है। तो गाँव छोड़ के सब सिटी में आ गए। बराबर।
गाँव पूरे खाली हो गए। वैसे भी कोई फार्मर फार्मिंग कर रहा है तो वो मतलब ऐसे नहीं कर रहा है, वो भी लेबर को मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे चुका है कि जो आए उसमें 1% है, मतलब है तो वो दिया तो आएगा तो ठीक है, इस तरह से मतलब एक इंट्रोडक्शन सबका हो जाए पास में से, ताकि जो पब्लिक भी देखेगी उनको समझ में आए कौन व्यक्ति बैठा है। 111 जी सर। मैं मोरबी गुजरात से हूँ, मेरा नाम है दिव्येश पटेल। मैं यहाँ बम्बू की खेती समझने के लिए आया हूँ और पपीते की भी। जी सर आप। मेरा नाम माधव जोशी है, राजकोट सजीवन ग्रुप से हूँ और यहाँ पे बाम्बू टू सीएनजी बलराम जी का जो कंसेप्ट अभी वो ला रहे हैं वो सीखने समझने आए हैं। आप सर। मेरा नाम सांजा अमित है, मैं मोरबी गुजरात से आया हूँ और यहाँ पे मैं बाम्बू की फार्मिंग कैसे होती है उस बारे में और 70-30 खेती किस हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में जानने के लिए आया हूँ। जी आप। मैं सिरीज कावत मोरबी से हूँ और ये रेवा फ्लोरा कल्चर जो है उसको थोड़ा समझने के लिए हम लोग आए हैं भैया जी से मिलने। जी आप सर। मैं गणेश भाई हूँ, मैं मोरबी से आया हुआ हूँ और बलराम जी के पास 70-30 खेती और बाम्बू के बारे में जानकारी लेने के लिए आया हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम भुवनेश्वर प्रसाद है, मैं बम्बई से हूँ, मैं गीतकार हूँ, दूरदर्शन में प्रोग्राम, लेकिन वहीं से मैंने बलराम सर की काफ़ी वीडियो देखी है और देखने के बाद प्रभाव में आने के बाद, वैसे झारखंड में हम ज़मीन जगह काफ़ी हमारी है और ये मेरा भतीजा है, जी तो इसके लिए हम लोग बलराम सर से सीखने समझने के लिए यहाँ भी आए हैं। बाकी फिर वहाँ किसान पाठशाला के लिए हम झारखंड में जो कुछ करने जा रहे हैं वो सब तो सहयोग करेंगे आगे। जी। नमस्कार, मैं पप्पू कुमार, स्टेट झारखंड, डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह, ब्लॉक राजधनवार से हूँ और हम लोग यहाँ रेवा फ्लोरा कल्चर में बाम्बू टू सीएनजी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं सर से मिलने के लिए और सीखने के लिए, देखने के लिए। लगभग मैं अभी जितने किसानों से मिल रहा हूँ या बातचीत हो रही है, निचोड़ कुछ 2-3 बातों पर निकल के आता है पूरे हिंदुस्तान की फार्मिंग का या किसानों का। जैसे हमारा रेवा डेवलप हुआ 2015 से चालू हुआ था, उसके पहले हम लेते थे महीने के पहले संडे किसान पाठशाला लगाते थे। हम डिजिटल नहीं थे जब 2010-11 में, अभी डिजिटल हुए हैं। 2019 से हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म लिया 10 अक्टूबर से। ये समझ में एक आया है कि अभी पूरे भारत के किसानों की नीड क्या है। जहां भी जिससे बात हुई या जिसका भी फोन आया, वो जो कर रहा है उससे वो संतुष्ट नहीं है। जैसे आप झारखंड में पप्पू भाई हैं, आप झारखंड में जो फार्मिंग हो रही है, या आप मोरबी से हैं, आप सजीवन ग्रुप से हैं, तो आप तो ऑल गुजरात में ही कार्य करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पर और सब किसानों के बीच में। तो शायद यही लाइनें सब दूर आपको मिलेगी कि जो किसान जो कर रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं तो गड़बड़ हूं, मतलब मुश्किल से दाल रोटी चल रही है जी। और गवर्नमेंट केसीसी लोन तो है ही सबके ऊपर, ये फिक्स्ड है, सबकी जमीनें पावतियां गिरवी रखी है बैंकों में, और कहीं घर पर अचानक बड़ा कार्य आ जाता है कि बेटी की शादी है या बच्चे को अब कुछ अलग एक्स्ट्रा एजुकेशन करानी है तो शहर भेजना है, या कुछ कार्यक्रम आ गया, तो उस समय उसको फिर लालावन से अलग से लोन लेना पड़ेगा। लगभग पूरे भारत के 95% किसानों की ये दशा है। और इस दशा का हमने जहां तक समझा है, मैं भी लगभग ऑल इंडिया में घूम चुका हूँ, दक्षिण भारत के मेरे पास फीडबैक है, मैं गया नहीं हूँ अभी घूमने के लिए, लेकिन वहाँ के किसान जो बात करते हैं, विजिट पे आते हैं, जो उनकी व्यथा बतलाते हैं कर्नाटक या केरला या सब दूर के, लाइन एक ही समझ में आ रही है। फार्मर अभी वर्तमान में 2020 में, आज जब 25 तारीख है, आज की मैं बात करूं, आज तक का जो मेरा अनुभव है, तो जिन तौर तरीकों से वो खेती कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर है उन तरीकों में। या तो वो तौर तरीके एफर्टलेस है,
एफर्ट से भरे हुए हैं, लेस में बोल गया, या उन तौर तरीकों में पैसा ज्यादा लग रहा है, और उन तौर तरीकों से खेती करने की विधि से जब वो प्रोडक्शन ले रहा है तो वो प्रोडक्शन की श्योरिटी, गारंटी और रेसिड्यू फ्री वो प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट मतलब इन द सेंस कि हमारे एग्रीकल्चर के उत्पाद जो हमारे दलहन, तिलहन, गेहूं या जो भी हम पका रहे हैं फ्रूट्स, लाइन क्या बन के आ रही है कि किसान खेती कर रहा है, वो कर्ज नहीं दे पा रहा है, और वो जो अन्न पका रहा है उनको जो ज्यादा पैसे देने वाले बोलते हैं कि आप जहर पका रहे हो। अब किसान ने जाना क्या और करना क्या, जी जो सोच लेकर आप भी आए हो कि किसान के पास, जैसे आप मोरबी से हो, आप झारखंड से हो, आप और राजकोट से हो, तो आपके क्षेत्र में जो फार्मिंग करने के तरीके परोसे गए, आप माँ के पेट से तो फार्मिंग सीख के नहीं आए, जो आप बड़े हुए, पापा जो खेती कर रहे थे, पड़ोस में जो खेती हो रही थी, और जिन एग्रोनॉमिस्टों ने बीज, दवाई, खाद दिया, उन्होंने जो टेक्निक डिलीवर करी नीचे किसानों के पास, वही टेक्निक से तो किसान खेती कर रहा है। उसके पास तो क्या, उसको जो परिवेश मिला उसी से कर रहा है, और उसी परिवेश को मार्केट बोल रहा है कि आप हमें जहर खिला रहे हो। अभी किसान इसी द्वंद में है कि एक तो मैं कमर तोड़ मेहनत करूं, उसको मार्केट में बेचने जाऊं तो अच्छा रेट देने की बजाय एक तो कम रेट मिल रहा है, दूसरा कहीं तो कुछ लोग ऐसे मीडिया में स्क्रॉल करते हैं कि ये गिलकी में जहर है, ये फलाना है, ढिंका है। अरे मार्केट ने ही तो परोसा है कि कैसे गिलकी पकाना, वैसे वो गिलकी पका रहा है। अब वो गिलकी बेचने गया तो उसको बोल रहे हो ये जहर वाली है। कुल मिलाकर के जिन तौर तरीकों से अभी फार्मिंग हो रही है, मेन एरर वही है। हम चलेंगे अभी खेतों में देखने के लिए 70-30 फार्मिंग एक सूत्र निकाला है। 2006 से मैंने एग्रीकल्चर में एंट्री किया, 4 से मैंने खुद ने कृषि करना चालू किया, लेकिन मैं भी 4 से 6 तक 7 तक कैसे कर रहा था कि वही पड़ोस वाले ने जो किया उससे ज्यादा करना है, या जो एग्रोनॉमिस्टों ने बतला दिया उससे और थोड़ा 10% ज्यादा डालना है ताकि उत्पादन ज्यादा आए। सोच एक ही है कि ज्ञान जिससे मिला थोड़ा अपना लगा ज्यादा डालना है, क्योंकि मुझे ज्यादा पकाना है। सब किसानों की सोच। 7-8 में समझ में आया कि जो ये हम कर रहे हैं ये धर्रा गलत है। फिर किसान पाठशाला का ओपन किया, सीखना सिखाना, पूरे हिंदुस्तान से जो अच्छे एग्रोनॉमिस्ट उनको इनवाइट किया, उनसे सीखना चालू किया एज ए सोशल प्रोग्राम। 10 में ऐसा लगा कि जिनको हम बुला रहे थे वो अपनी डपली बजा रहे। भाई आपकी कोई पेस्टिसाइड कंपनी है, आप अच्छे नामी ग्रामी हो, आपको हमने इनवाइट किया भैया हमें सिखाओ, तो आप अपनी दवाई बेच के जा रहे हो। किसानों को कितना सीखने में आ रहा पता नहीं। आपका कोई खाद है तो आप आपका खाद प्रमोट कर रहे हो, आपका कोई अगर बीज है तो आप केवल उस बीज की बात कर रहे हो। तो 10 में ये समझ में आया कि ये सब डपलियां गलत बज रही है, हम गलत डांस कर रहे हैं, सुर ताल सब गड़बड़। फिर 2010 में मैं ही फ्रंट पे आया, और हमारे कुछ गजेंद्र पाटीदार जी हैं जो फाउंडर मेंबर है किसान पाठशाला के। हमको सबको समझ में आया कि अब सेल्फ ही चलना है, और किसान पाठशाला के मंच पर किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं होगा। केवल सीखना सिखाना होगा। अब जिसको आना हो आए, जिसको बतलाना हो वो बतलाए। तो ग्रेडिंग हो गई, छलनी लग गई, फिर ज्यादा लोग नहीं आए सिखाने वाले। उनको फायदा नहीं मिल रहा है ना, वो गड़बड़ है। चलो पतली गली से पतली गली, वो खुद ही आउट हो गए। भैया यहाँ पर कोई ब्रांड रेकमेंड नहीं होगा, हमारे मंच पे आप किसानों को सिखाओगे। ये आपने एक से मुझे लक्ष्मण रेखा, एकदम लक्ष्मण रेखा खींच दी है, नहीं चलेगा। इवन यहाँ तक का हमने किया कि जो किसान पाठशाला के सदस्य हैं उनके कोई ब्रांड होंगे वो भी रेकमेंड नहीं होगा। आपने नोटिस किया होगा कि किसान पाठशाला पर जब हम बतलाते हैं कुछ तो कंटेंट का नाम बोलते हैं, ब्रांड नाम नहीं बतलाते। जैसे मैंने सुक्रोज को प्रमोट किया तो ऑल इंडिया में सुक्रोज बतला रहा हूँ जो कंटेंट है। प्रोडक्ट तो आप देखने जाओगे तो आज हिंदुस्तान में किसी के पास वो प्रोडक्ट नहीं है जो बी किसान ग्रुप दे रहा है वाइसेनोमेटा के नाम से, उसमें सुक्रोज और गोअर्क है। लेकिन हमने हिंदुस्तान को 3 साल तक बोला आप सुक्रोज को यूज करो। अभी दिक्कत आने चालू हुई तो फिर हमने
अलग हमारे बी किसान की वेबसाइट पर और ये बतला है कि यहाँ से मिल सकता है। एरर ये कि कोई बना ही नहीं रहा है, कोई कर ही नहीं रहा है, तो फिर कहाँ से मिल सकता है भाई, तो यहाँ से। इस तरीके से मैं खुद मेरी कंपनी को प्रमोट नहीं करता हूँ, तो फिर दूसरों को हमने ब्रेक लगा दिया। क्यों आप दूसरों को चांस देंगे? 2006 से अभी 20 तक जो ये 14 साल का सफर है, इसमें हमने कुछ निचोड़ निकाला। जो मैंने लाइन बोली कि जिन तौर तरीकों से खेती हो रही है वो एरर है, वो खेती करने के तरीके एरर है। अभी रास्ते कितने हैं खेती करने के? एक रास्ता है जो ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया पंजाब में, हरित क्रांति, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर, जमीन को तोड़ो, ये एक रास्ता है जो हरित क्रांति के नाम से पूरे भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। उसी का सिक्के का दूसरा पहलू है कि बीकानेर से भटिंडा तक कैंसर ट्रेन चलता है, जिसमें कोई आदमी सही आदमी बैठता नहीं है, कैंसर पेशेंट बैठते हैं। ये उसी ग्रीन रेवोल्यूशन का दुष्परिणाम है। अभी इसको कैसे फॉलो करना, ये समझने वाली बात है। कुछ लोग आए हैं इसके अगेंस्ट ऑर्गेनिक खेती, सुनने में बहुत अच्छा है। पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, ऑर्गेनिक खेती। नाम सही तरीके से आज की तारीख में अगर मैं आपको भी पूछूं तो बदनाम हो चुका है। ऑर्गेनिक खेती अच्छा शब्द है, शुरुआत हुई थी, अच्छी हुई थी, आज 2020 में बदनाम हो चुका है। ऑर्गेनिक खेती के नाम पर डब्बे होन में क्या भर के बेच रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं है कि इन डब्बों में, बोतलों में क्या भरा हुआ है। गवर्नमेंट को आप समझ में आ रही है 2020 में, अब 21 में नया कानून आएगा कि आप एग्रीकल्चर के लिए जो भी प्रोडक्ट बनाकर बेचोगे उसको एक्ट में लेंगे। ऑर्गेनिक खेती के कोई भी प्रोडक्ट एक्ट में नहीं है, तो उसमें कंटेंट लिखते नहीं है कि क्या है, सभी चीज डाल रहे हैं और बतलाते हैं कि ये ऑर्गेनिक है। तो जो समझदार सही किसान है उन्होंने ऑर्गेनिक को समझ लिया है कि ये गड़बड़ झाला है, और जो नए खिलाड़ी आते हैं पढ़ाई करके खेती में, उनको लचक रहती है कि मैं पेस्टिसाइड केमिकल पे न जाऊंगा, मैं ऑर्गेनिक पे जाऊंगा, तो वो पीस रहा है। उसको मालूम नहीं कि डब्बी में क्या है, ये जादू की डिबिया में है क्या। रेवा पे बुला लो मामा जी को बाहर से। फिर इसमें अपडेट कुछ आए, जैसे सुभाष पालेकर जी का मैं शिष्य हूं, आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने लॉन्च किया है 0 बजट प्राकृतिक कृषि। तो पालेकर जी की जो लॉन्चिंग थी, इनको देख करके बहुत सारी आ गई, गो आधारित खेती और ऐसे बहुत सारी खेती के प्रकार आ गए, जो किसानों को व्यस्त रहो और मस्त रहो की टेक्निक देते हैं। वो गलत नहीं है, लेकिन द्वंद्व कहाँ फंसता है। जैसे पालेकर जी का सबसे पहला हमने बड़वानी खरगोन में गायत्री मंदिर में शिविर करवाया था, वो शायद 2007 में था, 7-8 में। हम उनके साथ में कुछ रहे, उनके परिवार के साथ में रहे, फिर अलग अलग एमपी में शिविर करवाए। अभी लेटेस्ट जो पिछले सेशन में गया कोविड के पहले, जो इंदौर का शिविर गया, 3,500 से 4,000 किसान थे वहां पर। 5 दिन का शिविर था, सुबह 9 बजे से चालू होता था, तो पब्लिक उनको कहती थी भैया 5 बजे भी बंद मत करो और कंटिन्यू रहो, हमें सीखना है। पालेकर जी की भाषा शैली, उनका ज्ञान वितरित करने का तरीका एकदम सुपर्ब है, गजब है। आपने सुना होगा ना, सुने मंद मुक्त हो जाता है आदमी जब उनको सुनता है। और 3,000 लोगों के प्रांगण में पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है जब पालेकर जी बोलते हैं मंच से। अभी ये बहुत दिमाग लगाने वाली चीज है, जो हमने भी सोचा और समझा कि 5 दिन आदमी घर बार छोड़ करके वहां रुक रहा है, सेवा भी दे रहा है, बर्तन खुद ने धोना है, झाड़ू खुद ने लगाना है, वहां किचन में खुद को काम करने जाना है, सेवा भी दे रहा है, अच्छे बड़े बड़े व्यक्ति भी और छोटा बॉटम वाला भी। और सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक चेयर पे बैठता है, बाथरूम करने उठने नहीं जाता है। जब पालेकर जी बोलते हैं अब आपके 15 मिनट की छुट्टी है, जब उठ के जाता है कि कुछ बात छूट ना जाए। इतना गजब का सेमिनार होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। उसके बाद उन 3,000 लोगों में से 3 लोग नहीं मिलते हैं जो 100 फॉलो कर ले। ये बड़ी विडंबना है।
नहीं होता है। तो फिर मैंने समझा कि ऐसा हो क्यों रहा है। मैं खुद जब पालेकर जी का अनुसरण करता हूँ, 2007 से मैं उनके शिविर करवाना चालू हुआ हूँ, लेकिन उनका 100% मॉडल मेरे खेत में मैं नहीं एप्लीकेशन कर पाया। दूसरों की क्या बात करूंगा मैं। सुनने में बहुत अच्छा है, समझने में बहुत अच्छा है, किताबों को लिखने में, नोट्स बनाने में बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है जब आप शिविर अटेंड करके आओगे तो ऐसा लगेगा आपने जंग जीत ली, अब आपको एग्रीकल्चर में कोई प्रयास नहीं कर पाएगा, और खेत में आकर जब करोगे तो आपको सबसे टफ वही काम लगेंगे। तो उसमें से किसान क्या एडॉप्ट करता है, वो जो खेती कर रहा है करता रहेगा, गुड़ गोबर गौमूत्र एक ड्रम ले लेगा, उससे ड्रेंचिंग करेगा, ये चीज एडॉप्ट कर लेगा, और उसको लगेगा कि मैंने पालेकर जी का पूरा अनुसरण कर लिया। ये अधूरा सत्य है। फिर आपने 5 दिन क्यों व्यतीत किए वहां पर। ऐसे ही दूसरी प्रक्रियाएं भी है, जैसे राजू भाई दीक्षित के कुछ कथन है, वो गलत नहीं है, लेकिन कितने किसानों तक अनुसरित हो रहे हैं, मुद्दा यहां पर है। 130 करोड़ भारतवासी है, जिसमें 70-75% कृषक है। इसका मतलब कि हम 80 से 90 करोड़ किसान हैं। उंगलियों में गिन लोगे पूरे भारत में कितने जीरो बजट कर रहे हैं, कितने सक्सेस है, कितनी खेती कौन कर रहे हैं। फिर ये मंथन करने के बाद समझ में आया कि होना क्या चाहिए। दूसरा, इसके साथ इकोनॉमी टच कहां पर हो। अल्टीमेट आपने कुछ भी किया और उसको अगर पेमेंट से नहीं जोड़ा तो मतलब नहीं, तो मतलब ही नहीं है ना। आपकी फिर कृषि तो आप फिर कमंडल ही उठाओगे, बाकी कोई बात बचेगी नहीं। तो वो परिवार चलाने के लिए सही लाइन नहीं है। फिर हमने समझा कि इकोनॉमी टच कैसे होगी, तो हिंदुस्तान को क्या चाहिए, केमिकल और पेस्टिसाइड रहित अनाज और फ्रूट चाहिए। अब थंब रूल पे बात आई कि होना क्या चाहिए और मार्केट किसको सपोर्ट करे। तो हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर आपको एक्सपोर्ट भी करना हो, तो आपको केमिकल और पेस्टिसाइड रहित और न्यूट्रिशन की वैल्यू जिस फ्रूट में हो, वो आपको अनाज, दलहन, तिलहन, फल फूल चाहिए। एक बात, तो इसका नाम निकल के आता है रेसिड्यू फ्री। ये लाइन हमें मिली थंब रूल कि किसान पाठशाला में खेती कैसे होना चाहिए या हिंदुस्तान में खेती कैसे होना चाहिए, तो एक लाइन निकल के है रेसिड्यू फ्री। अगर आपने कसम खा ली हो कि पालेकर जी के नाम पे चलना है या राजू भाई दीक्षित के नाम पे चलना है या बलराम जाट के नाम पे चलना है, तो वो कसम गलत है। एक्चुअल मार्केट को चाहिए क्या, कैंसर फ्री अन्न। तो उसका नाम क्या निकल के आता है कि इस अनाज में हार्मफुल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर ना हो, बस इतना ही है ना। आप गुड़ गोबर से दो या अंतर्वर्ती फसल लगा के दो, या आपने डीएपी मार्केट से परचेस किया, उसका केमिकल फर्टिलाइजर को रेसिड किया, फिर उसको डाला। भाई पौधे को तो फास्फोरस से मतलब है, पौधे को नाइट्रोजन से मतलब है, पौधे को पोटेशियम से मतलब है, एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। अब ये 3 तत्व पौधे को बढ़ोतरी में कारगर है, नीचे से अन्न द्रव्य उठाने के लिए कारगर है। तो ये 3 तत्व आप उसे अवेलेबल किस माध्यम से करा रहे हो, मायने ये रखता है। इसी से निकल के आता है कि वो केमिकल रहित है या केमिकल युक्त है, और सभी का ध्येय यही है कि कैंसर फ्री हम अन्न खाएं। तो इन सब का जो निचोड़ निकला, तो हमने एक सिमिलर प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका एक सूत्र नाम निकाला 70-30 फार्मिंग। 70-30 खेती। 70% जगह ऐसी हो खेत में जो पौधे के विकास के लिए, उसकी जड़ों के विकास के लिए और उसकी जड़ों के पास माइक्रोबॉयस कॉलोनी डेवलप हो, इसके लिए रहे वो जीव जीवस्य जीवनम की एक कॉलोनी वहां पर डेवलप हो, उनके घर परिवार बाल बच्चे सब हो वहां पर, जो न्यूट्रिशन अवेलेबल कराए पौधे की जड़ों को, और 30% खेत में जगह ऐसी हो कि हम हर पौधे तक पहुंच पाए। क्योंकि आप अगर मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हो, सबसे अच्छा मिक्स क्रॉपिंग है, मोनोक्रॉपिंग सिंगल फसल गलत है। लेकिन आज के परिवेश में जब 70% किसान है जो मोनोक्रॉपिंग पर ही जीवित है, वो मिक्स क्रॉपिंग कर नहीं पा रहे हैं,
पालेकर जी का मॉडल क्यों नहीं रन हो रहा है कि आपको केला लगाना है, उसके साथ में नींबू लगाना है, उसके साथ में मूंगफली लगाना है, उसके साथ में तुअर दाल लगाना है, कम से कम 5 फसलें लगाना है। मतलब पालेकर जी का प्रोग्राम गलत नहीं है। मुझे कई लोग ऐसा मानते हैं कि मैं पालेकर जी के अपोजिट हूं। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं अनन्य शिष्य हूं उनका। लेकिन वो प्रोग्राम मार्केट में क्यों नहीं रन हो रहा है? हर आदमी 5 फसलें लगा नहीं सकता है। लेबर ज्यादा हो जाएगी, कटाई वटाई वो सब बहुत हो सारी जाता है। दुविधाएं हैं, उसके हिसाब से बोने का प्रॉब्लम होता है की है एक्चुअली क्या ट्रैक्टर से भी होना चाहिए, उससे भी होना चाहिए, वो वगैरह उसने जैसा सिस्टम बिठाया है कि वो मिक्स नहीं कर पा रहे। उसको कितना इजी हो सकता है? हाँ, उसकी कितना वही इजी है। हो सकता है। उसी सूत्र को हमने मर्ज किया, एक कॉन्सेप्ट किया, उस कॉन्सेप्ट पर हम रन हुए। पहले हम खुद हमारे खेतों में उस कॉन्सेप्ट को चलाया, समझा कि कैसे ये चल सकता है। फिर हमने देखा कि वर्ल्ड में सबसे अच्छी प्रोडक्टिविटी कौन सी फार्मिंग के तरीके में है, तो वो हमें दिखा फुकुओका जी का जंगली खेती। आप अगर गूगल पर देखेंगे जंगली खेती, जापान के फुकुओका जी हैं, उनके खेतों की जो मिट्टी है वो सबसे अच्छी हाई न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करने वाली है। फुकुओका, फुकुओका जी जापान के हैं, और जंगली खेती के नाम से इनके ट्यूटर मिलेंगे। तो जब हमने ये समझा कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कौन है इस पद्धति पर, मतलब एग्रीकल्चर में क्या सहज और सरल तरीके से हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, न तो पानी देते हैं, न खाद देते हैं, न स्प्रे करते हैं। केवल खेत में जाते हैं, अनाज, फ्रूट, दलहन तिलहन तोड़ के लाते हैं, बस इतना च करते हैं। इससे क्या निकल के आता है? आप छेड़ना बंद करो, प्रकृति सेल्फ है, अपने आप सब कुछ। हमने हमारा दिमाग लगाना चालू किया। छोड़ दो उसको, छेड़ो मत, छोड़ दो उसके हाल पर। तो इस पद्धति को बोलते हैं जंगली खेती। कुछ नहीं दे रहे। आप इस पर देखोगे यूट्यूब पर सारे डिटेल जंगली खेती तो मिलेगा आपको। अब वो सबसे बेस्ट है जंगली खेती, प्रोडक्टिव में, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू में सबसे बेस्ट है। अगर आप इंडिया की हमारे जो खेतों की पालक का आप लैब टेस्ट कराओ और फुकुओका जी के पालक का लैब टेस्ट कराओ तो शायद 1000 कदम आगे, 100, 200, 10, 20 कदम नहीं, न्यूट्रिशन वैल्यू में 1000 कदम आगे है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, इस तरह की खेती। लेकिन वो सबसे अच्छी होने के बावजूद कहीं एप्लीकेशन क्यों नहीं है? इसका मतलब पालेकर जी गलत नहीं है, राजू भाई दीक्षित गलत नहीं है, फुकुओका जी गलत नहीं है, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन हमें ऐसे मॉडल पर जाना पड़ेगा जो मॉडल हर किसान एडॉप्ट कर सके, उसे रन कर सके, उससे वो न्यूट्रिशन वाले फल फ्रूट अनाज पैदा कर सके और अपने परिवार को उन फ्रूट को बेच करके, उस अनाज को बेच करके अपने परिवार की रोजी रोटी चला सके। ये गलत नहीं है, लेकिन ये मॉडल रन नहीं हो रहा है, इसका मतलब एरर है। तो फिर क्या रन होगा? तो उसका हमने निचोड़ निकाला है 70-30 फार्मिंग। सूत्र ही हो गया, 70% पौधे के लिए जगह छोड़ दो, 30% हम किसानों के लिए। ये फार्मिंग का तरीका। अब आप कोई सी भी फसल लगा रहे हो उसको इस तरीके से कर सकते हो। आपके क्षेत्र में काटन भी होता है, मोरबी, धरोल, आइट साइड काटन होता है, बारिश पर आधारित भी होता है। तो जैसे काटन आप कितने बाय कितने पे लगाते हो? 40 बाय 40, 60 बाय 60 तक लगाते हैं। इंच है ना? तो मतलब 5 बाय 5 और 3 बाय 3। एक लाइन आपने रखी 4 फीट की और पौधे से पौधा भी 4-4 फीट रखा। वो एक फीट, एक 1.5 फीट। ओके, मतलब लाइन से लाइन आपकी 4 फीट हो गई। हाँ जी। और पौधे से पौधा 1-1, 1.25 फीट या 1.5 फीट। ठीक है, लगभग पूरे भारत में ये चलन आ चुका है। कतार पद्धति बोलते हैं इसको। अब उदाहरण में दूं कि आपको काटन में 70-30 कैसे यूज करना है। तो जो लाइन से लाइन 4 फीट है, तो पूरे खेत में 4 लाइनें हो गई। या तो आप नाली से पानी दोगे या ड्रिप से पानी दोगे, 2 ही तरीके हैं। स्प्रिंकलर वाली पद्धति तो
थोड़ी आउटडेटेड हो गई और आपके क्षेत्र में होगी भी नहीं शायद। कहीं पर जो मालवा अंचल है या वहां पर कुछ वो आलू में या इसमें अभी भी स्प्रिंकलर चल रहा है, वो उसकी संख्या कम है। हम बात करते हैं कि लाइन से लाइन। अब जो आपकी एक लाइन है, आपने बोते समय लाइनें बना दी, एक लाइन में पहले दिन से बायोमास आच्छादन कर दिया आपने। जो ये एक लाइन और दूसरी लाइन जो है, इसके बीच में जितना पट्टा है, इसमें कचरे की मल्चिंग, सरल भाषा में व्यवस्थित नाम है इसका बायोमास आच्छादन। किसी भी पेड़ पौधे का अवशेष वहां पर बिछा दिया, तो वो मिट्टी के ऊपर क्या हो गया, एक आपका लेयर आ गया आच्छादन का, मल्चिंग हो गया। जैसे ही सूर्य की रोशनी मिट्टी पर गिरना हमने रोकी, तो कार्बन का ह्रास होना रुकेगा। जो कार्बन एकत्रित है मिट्टी में, जो ऑलरेडी जीव जीवात का भोजन है, पौधे का भोजन है, वो घुल करके वायुमंडल में खोना रुक गया। दूसरा, जो मल्चिंग किया आपने, सूर्य की रोशनी सीधे मिट्टी पर नहीं जा रही है, तो वहां जीव जीवात बैक्टीरिया आकर रुकना चालू होंगे, उनको छत दे दिया आपने, आसरा दे दिया। तीसरा, हमने पानी दिया तो पानी का इवोपरेशन नहीं हुआ, वापसाकरण नहीं हुआ, उड़ा नहीं वो, और उस कचरे से टकरा कर वापस नीचे बैठने लगा। तो लाइन से लाइन जो 4-4 फीट की है, उसके एक में आपने बायोमास आच्छादन किया, तो जहां से लाइन चालू हुई और जहां लाइन खत्म हुई, ये होगा 4 फीट। तो इस लाइन के बाहर भी 1 फीट रखोगे, आधा फीट रखोगे, और इस लाइन के बाहर भी 1 फीट आधा फीट रखोगे, तो ये कितना हो गया, लगभग 4, 5 और 6 फीट का बायोमास आच्छादन हो गया। अब इसके बाद जो जगह बची, ये खाली रखना है और इसमें नाली कर देना है। अगर ड्रिप है तो नाली करना है, ठीक है। इसके बाद वैसा ही दूसरी तरफ आ गया कि नाली के ऊपर जो है वो बायोमास आच्छादन आ गया। अब ये जो नाली वाली स्थिति है, यहाँ न तो हमें पानी देना है, न फर्टिलाइजर देना है, न कोई आच्छादन करना है, और यहाँ जो भी हो खरपतवार आए उसको निकालकर साफ करना है। क्योंकि हम ये 2 लाइनों को टेक केयर करने के लिए, इनको ध्यान रखने के लिए खेत के अंदर जा सके, बाहर आ सके, क्योंकि खेत में कुछ भी जानवर जंतु कुछ भी है, तो वो साफ सुथरी जगह हो हमें खेतों में आने जाने के लिए। और काटन की जब चुनाई होगी तो आपको मजदूर डालना पड़ेगा अंदर, उसको बोल को, काटन को चुन करके बाहर लाने के लिए। तो ये जो जगह है, ये 30% जगह हो गई। 10-12 फीट हो गया, और ये 3-3.5 फीट ही है, मतलब 4 और 4 8 फीट में आपने 6 फीट पे बायोमास आच्छादन किया, तो 2 फीट जगह बची। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ, 70-30 फार्मिंग, ये सूत्र हो गया। अब ये आप काटन में करो, मिर्च में करो, केले में करो, पपाया में करो, भिंडी में करो, XYZ कोई सी भी खेती में करो, 70% जगह को आच्छादन करके ढक के रखना है। फिर उसमें कोई ट्रैक्टर नहीं चलेगा, कोई कल्टीवेशन नहीं होगा। आपने आच्छादन कर दिया तो कोई खरपतवार आएगा ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही खत्म। अब आपकी मेहनत, अब जो आप अभी किसान खेती कर रहा है, कपास लगाया तो 8 दिन के बाद उसमें बखर चलाएगा अगर बारिश में लगाया, क्योंकि वो छोटे छोटे खरपतवार निकल के आ जाएंगे उसको साफ करने के लिए। या खरपतवार निकल के आ गए तो फिर वीडीसाइड डालेगा। अगर किसी किसान के पास बैल या ट्रैक्टर नहीं है तो वो क्या करेगा, चारा मार दवाई का स्प्रे करेगा। और किसानों को शायद ये मालूम नहीं है कि सबसे ज्यादा कैंसर का कारण है वीडीसाइड। अनजाने में वो खुद ही किस जहर को अपने से शरीर से टच करके अपने खेतों में डाल रहा है उसको मालूम नहीं, क्योंकि बड़ी कंपनियों ने क्या साठगांठ करी है गवर्नमेंटों से, और उसको वीडीसाइड को पास कराकर हिंदुस्तान में डंपिंग ग्राउंड में डाल दिया है, ये उन्हीं को पता है। और हमारे नेताजी इतने सक्षम है कि सबको अप्रूवल दे देते हैं, आ जाओ, जो होना नहीं चाहिए। किसान को बोलते हैं कि तुम खरपतवार नाशक मत डालो, अरे तुम हिंदुस्तान में बैंड करो ना इसको। जो वर्ल्ड में 68 देशों में बैंड है पैराक्वाट, समझ रहे हैं, ग्रामाक्जोन वर्ल्ड के कई देशों में बैंड है, वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिकती है खरपतवार नाशक। तो अब इनको कौन सा चश्मा पहना रखा है ये पता नहीं है, और किसानों को बोलते हैं कि हमें जहर मुक्त अन्न खिलाओ। कैसे मिलेगा, आपने दवाइयां भेजी है, आप वहां से बैंड करो ना। तो
ये खैर बहुत बड़ा एरर है, किसान को मालूम नहीं है। उसकी वजह आपने आच्छादन किया तो खरपतवार आएगा ही नहीं। हम बार बार कल्टीवेशन कर रहे हैं तो हमारा पैसा लगा, या दवाई डाली तो दवाई में मजदूर पैसा, दवाई का खर्चा लगा। अब यही पहले आच्छादन कर दिया तो आपका किसान खर्च आधा हो गया। आपको कल्टीवेशन कितनी जगह में करना है? केवल ये 30% में। बारिश है, कुछ तन आ रहा है तो इसमें कल्टीवेशन करो, क्योंकि हम न यहाँ किसी की जड़ें चाहते हैं, न खाद डाल रहे हैं, न पानी दे रहे हैं। 10 एकड़ का खेत है तो काम तो 3 एकड़ का ही हुआ ना। 3 एकड़, तो ये आपका खर्च हो गया आधा, आधे से भी कम, लेकिन हम मानते हैं किसान खर्च आधा। अब उत्पादन ज्यादा कैसे होगा? आपको 1 एकड़ में अगर साल भर में 10,000 का एफर्ट लगाने पर पैसा लग रहा है, लगता ही है, निंदाई, गुड़ाई, कल्टीवेशन, मशागत, मट्टी चढ़ाना, लेबर वगैरह, 1 एकड़ में साल भर का जो एफर्ट लगता है, वो अगर बड़ी फसल है या 2 फसल भी ली तो इसको साफ करके दूसरी फसल बोना 10,000 का खर्चा लगता है। हमने क्या किया, इसका 30% कर दिया, 70% जीरो कर दिया, कोई कल्टीवेशन नहीं, कोई निंदाई गुड़ाई नहीं, क्योंकि आच्छादन कर दिया। तो यहाँ से आपके 10 की बजाय 3,000 पर खर्चा आ गया, 70% कम ही हो गया। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कैसे? जो आपका उदाहरण में दे रहा था काटन का, तो काटन का जो पेड़ है और वहां पर आपने बायोमास आच्छादन किया है, तो इसकी जो पहली जड़ निकली वो फैलती जाएगी, फैलती जाएगी। आपने कल्टीवेटर नहीं चलाया तो वो कट नहीं होगी। तो पहले ऐसी थी, फिर मोटी हुई, फिर मोटी हुई, फिर मोटी, फिर अंगूठे जैसे हो गई। और जितनी मोटी पाइपलाइन होगी उतना पानी सक करेगी, पानी पड़ा सब कुछ, मतलब जितनी मोटी जड़ है उतना नीचे से न्यूट्रिशन अपटेक करेगी। ठीक बात है। अब हम 4 फीट पर अगर काटन लगा रहे हैं और दोनों तरफ कल्टीवेटर चला रहे हैं, तो हमने जड़ें तोड़ दी और पौधे के पास सिकुड़ करके वो जगह बची जहां उसकी जड़ें हैं। ये अभी खेती किसानी ऐसा कर रहा है, और हम बता रहे हैं 70-30 में आपको 70% जगह को छेड़ना नहीं है। तो आपकी जड़ें पूरे खेत में 70% जगह पर फैली है। तो पिछले साल अगर आपका 3 कुंटल 1 बीघा में काटन पका था, तो इस बार 6 कुंटल पकेगा, निश्चित है, मेरे से लिखवा के ले लो, क्योंकि आपने जड़ों को तोड़ा नहीं है, वो फैल रही है। तो न्यूट्रिशन नीचे से ज्यादा अपटेक करने ही वाली है, ये साइंस है। एक फायदा आपका हुआ कि ज्यादा न्यूट्रिशन अपटेक होगा। दूसरा फायदा ये हुआ, आपको खाद, जो पौधे का भोजन है, वो कम से कम देना पड़ेगा। क्यों कम से कम देना पड़ेगा? सिंगल रो पद्धति में हमने कल्टीवेटर चलाए तो जड़ें आ गई सिकुड़ कर पास में। अब हमें पौधे को चलाने के लिए एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बार बार फर्टिलाइजर देना पड़ रहा है कि पौधा जल्दी जल्दी चले। तो ये आर्टिफिशियल हो गया। इसकी बजाय 70-30 में क्या हो रहा है कि कचरे की मल्चिंग में जड़ें हैं, वो खुद ज्यादा जगह पर भोजन ढूंढ रही है। आपकी जो 10% जगह पे भोजन ले रहा था, वो 70% जगह पर भोजन लेने चले गया जड़ों को लेकर के। तो आप जो 100 रुपए का खाद डाल रहे थे, उसकी वजह 10 रुपए का खाद डालोगे तो भी वो ज्यादा जगह से अपटेक करेगा। पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। और ये 100% साइंस है, मतलब ये मनगढ़ंत चीजें नहीं है। हम इस पर 10 साल से जी रहे हैं। 2010 से 2020 तक हम आए हैं और हमारी खेती 70-30 फार्मिंग हो रही है। उसके परिणाम में रिजल्ट है। जब हमें लगा कि अब इसको पब्लिश करना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहिए, तो 2020 में हम आंकड़ों के साथ पूरे हिंदुस्तान को बोल रहे हैं कि आप दुनिया की कोई सी भी फार्मिंग करो, सूत्र चाहिए 70-30 फार्मिंग। तो किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा होता है, ये निश्चित है। अब इसमें पहले मैंने जो लाइन बोली कि रेसिड्यू फ्री फार्मिंग होना चाहिए, कि खेत में हम कोई भी केमिकल और पेस्टिसाइड्स न डालें और हमारी प्रोडक्टिविटी कम ना हो। हमने काटन लगाया तो कम से कम 10 कुंटल आना चाहिए एकड़ पे, तो हमें इकोनॉमी सर्वाइव होगी, हम रन हो पाएंगे। अगर 3 कुंटल 4 कुंटल पक रहा है, गुलाबी इल्ली आ रही है, तो फिर हम आउट हो जाएंगे, फिर हम गड़बड़ी रहेगी हमारी फार्मिंग में। अभी वही हो रहा है। अब काटन में मैं बात करूं फर्टिलाइजर की, मैं उदाहरण दे रहा हूं, काटन बोल रहा हूं, ये उदाहरण है, इसे किसी भी फसल में फॉलो किया जा सकता है। अब आपका बजट, एक तो किसान क्या करता है, बजट तय नहीं करता है फार्मिंग करते समय। किसान ने बजट तय करना चाहिए कि मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, तो इस साल का मेरा बजट इसका
उदाहरण के लिए ₹1,00,000 है। इस ₹1,00,000 में मेरा 20,000 मजदूरों के लिए है, 10,000 पानी के लिए है, 50,000 मेरा खाद बीज दवाई के लिए है और बाकी इमरजेंसी एक्सेस कुछ खेत में क्या, ऐसा उसने बजट तय करना चाहिए कि मैं इस खेती में क्या कैसे कब करूंगा, ताकि उसकी पारिवारिक स्थिति दिक्कत में ना आए और खेती स्मूथली हो। एंड टाइम पे सब कुछ करता है वो डिसीजन करेगा। तो किसान को आना पड़ेगा पेन कागज पे। उदाहरण के लिए आपने 1 एकड़ में तय किया कि 2 गोनी खाद डालना है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये खाद बता नहीं रहा हूं। उदाहरण के लिए आपने 1 एकड़ के कपास में 2 बोरी डीएपी डालना तय किया, तो आपका बजट क्या हो गया? 1250 और 1250, 2500 रुपए और 50 रुपए लेबर के और उठाकर खेत में ले जाने के 1 गोनी के, तो 13×2 2600 रुपए का आपने खाद का डिसीजन लिया कि मैं डीएपी खेत में डालूंगा। उदाहरण। अब यहां पर रेसिड्यू फ्री आपको जाना है और किसान खर्च आधा, उत्पादन ज्यादा लेना है, तो कैसे होगा? आपने 2 गोनी खाद तय किया। राम राम। आप सालग्राम जाट है, मेरे मामा जी हैं, पास के गांव से है। मैंने आज आपके लिए इनको इनवाइट किया है कि मोरबी की पूरी टीम आ रही है और ये एडिशन स्पेशल रहेगा, तो मैंने बुलाया है कि आपको साथ में रहना है। मामा जी, आप बॉम्बे से हैं, फिल्म इंडस्ट्री से हैं, और भैया झारखंड से हैं, और सारे ये मित्र हैं, ये मोरबी गुजरात से हैं जी। हम डिस्कस कर रहे थे अभी 70-30 फार्मिंग की। मैं बतला रहा था आपको कि खाद हमें कैसे डालना है। तो जैसे उदाहरण के लिए 2 गोनी खाद आपने लिया 1 एकड़ में डालने के लिए कार्टन में, तो पहले तो उसको करना है आधा, 1 गोनी करना है, 2 की जगह 1। अब वो करना क्यों है, ये अगर मैं पूरा आपको लाइन बतलाऊं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमें पौधे को देना है फास्फोरस, और हिंदुस्तान में जितने फर्टिलाइजर है उसमें सबसे ज्यादा कीमत है फास्फोरस की। अभी ये विडंबना है समझना किसान के लिए, पौधे का उत्पादन सबसे ज्यादा दिलाएगा फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस जितना पौधे के पास है, मिर्च है, टमाटर है या काटन है, तो उसके फूल, बोल, उसके फल में जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा वो फास्फोरस बढ़ाएगा। तो पौधे को सबसे ज्यादा अपटेक करना है फास्फोरस, उसको हमें माइंडसेट हो चुका है कि सबसे ज्यादा डालना पड़ेगा फास्फोरस, और मार्केट में सबसे महंगा मिलता है फास्फोरस। ठीक है, डीएपी से रेट पोटास का कम है, पोटास से रेट यूरिया का कम है। आप अगर वाटर सॉल्युबल में जाओगे तो 1261 और 05234 जिसमें फास्फोरस आता है, उनके रेट सबसे ज्यादा है। अब इसकी सुंदरता देखो या इसकी बदकिस्मती समझो कि आपने 100 किलो फास्फोरस डाला। मैं फास्फोरस कंटेंट की बात कर रहा हूं, डीएपी में 46% आता है। 100 किलो फास्फोरस डाला तो पौधा अपटेक करेगा मात्र 20%। 80% फिक्स होगा और वो बॉन्डिंग बढ़ाएगा और हमारे खेत का पीएच बढ़ाएगा। जिस फॉर्मेट में हमें फास्फोरस मिलता है, डाई अमोनियम फास्फेट या सिंगल सुपर फास्फेट। आइए, आप ओम प्रकाश जी पाटीदार हैं, मेरे एकदम अजीज मित्र हैं, और यहाँ से ये करीब 80 किलोमीटर दूर है, कसरावत भगोल जिले से है। और ये सारी टीम जो है ये मोरबी गुजरात से है। आप मेरे मामा जी हैं सालग्राम जाट, और भैया बॉम्बे से हैं, फिल्म इंडस्ट्री से है, और भैया झारखंड से हैं जी। हम बात कर रहे थे फास्फोरस की। एक 70-30 फार्मिंग का टेक हम चर्चा में है कि खाद कैसे डालना चाहिए। फास्फोरस हम जितना यूज करते हैं उसका लगता है 20%, 80% फिक्स होता है, और ये 20% लगता कब है उसके लिए कंडीशन है। जैसे हमने किसी भी चीज का बीमा करवाया तो नीचे छोटी सी बारीक लाइनों में लिखा है, सबसे नीचे कंडीशन अप्लाई, उसके ऊपर स्टार बना हुआ रहता है ना, शर्तें लागू। तो फास्फोरस 20% कब लगेगा, जब आपके खेत में 6.5 पीएच है, जब आपके खेत में कम से कम 1% से ज्यादा कार्बन परसेंटेज है। 5% होना चाहिए, 1% से ज्यादा कार्बन होना चाहिए। ये 2 मेन जरूरतें हैं फास्फोरस को 20% लगने के लिए। और तीसरे नंबर पे आएगा
कि बैक्टीरियल काउंट जो पीएसबी है, फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया, ये आपके खेतों में होना चाहिए। अगर ये 3 चीज नहीं है तो 20% भी नहीं लगेगा, ये कंडीशन अप्लाई है। अभी 20% लगेगा कब? आज आपने 1 तारीख को डाला तो 25 से 30 दिन बाद तो लगना चालू होगा, इतने दिन तो उसको सॉल्युबल होने में लगेगा। बॉन्डिंग तोड़ करके प्लांट को रेडी फूड अपटेक करने के लिए जो अवस्था चाहिए, उस अवस्था में जाने के लिए उसको 25 से 30 दिन लगेंगे। और लगता कब तक रहेगा? 90 दिन तक। मतलब अब मैं इसको हमारे फिजिकल डेटा पर आता हूं कि हमने 100 किलो फास्फोरस लिया, जो कि 1300 रुपए का एक बैग है डीएपी का, 1250 और 50 रुपए हमें लाकर डालने का, तो 100 किलो डीएपी मतलब कितना हुआ? 2600 रुपए। अब उस 2600 रुपए में फास्फोरस आया कितना हमारे पास? 46 केजी। अब 46 केजी में मेरा मानना है कि आपके खेत में पीएच भी 6.5 है और कार्बन परसेंट भी 1% से ऊपर कार्बन है और बैक्टीरियल काउंट भी अच्छा है आपके खेतों में। मैं मानता हूं कि सभी आपके खेत में अच्छा है, तो लगेगा कितना? 46 का 20%, तो 20% कितना होगा? 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 9 किलो 200 ग्राम। आपने पैसा चुकाया है 100 केजी का, आपको मिला है 46 केजी, और 46 केजी में पौधा अपटेक करेगा 9 केजी 200 ग्राम। 1300 रुपए में 9 केजी मिला। हाँ, 1300 रुपए में 9 केजी मिला। आपके पास मोबाइल होगा किसी के पास, एक कैलकुलेट करो। आप जैसे लगा रहे हैं 4/1.5 पर काटन, 4/1 पर, तो एक पौधे को कितने स्क्वायर फीट जगह मिली? 4 स्क्वायर फीट। अब आप एक कैलकुलेशन करो, 43,560 43,560 भागित 4, क्या निकल के आता है? 10,890 पौधे हैं आपके खेत में। 4/1 पर काटन लगाया हमने, तो 10,890 पौधे 1 एकड़ में लगे हैं। अब उस 1 एकड़ में हमने 2600 रुपए का खाद डाला है, और 2600 रुपए का खाद हमने डाला किया जो भी हुआ, पौधा अपटेक कितना करेगा? 9 किलो 200 ग्राम। अभी आपको क्या करना है? 9,200, क्योंकि 9 किलो 200, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, तो 9,200 भागित 10,800 कितना है? नहीं, उल्टा किया आपने। आपको करना है 9,200 भागित 10,890। हाँ, एक पौधे को कितना मिला? 0.8 ग्राम। 1 ग्राम भी खाद एक पौधे को मिला नहीं है। 0.8 ग्राम। अब वो पौधा क्या करेगा? खाएगा या सूखेगा? खुशबू ही लेगा, जो हम सेंट लगाते ना ऐसे कॉलर पे, ऐसे हाथ में। ये हकीकत है हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर की, जो हम धड़ाधड़ सोसाइटियों से खाद खरीद के लाकर डाल रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हमने 100 किलो खाद डाला 1 एकड़ में, एक्चुअल में 0.1 के अंदर गया है ऐसा। अब ये 0.8 अपन मानते हैं 1 ग्राम, ठीक है, बोलने की भाषा में सरल होगा। 1 ग्राम एक पौधे को मिला है, ये मिलेगा कितने दिन में? 90 दिन। अब इसके भागित 90 करो 1 के, तो क्या आएगा? मतलब हवा में घुल जाएगा, कब लगेगा पता ही नहीं चलेगा। ये तरीके हैं हमारे भारत में खेती करने के। इस तरीके को रेसिड्यू फ्री में लाना है। मैंने ये इसलिए बतलाया कि आपको समझने में आसानी होगी कि रेसिड्यू फ्री तरीका क्या काम करता है। अब आपने इसके सिक्के का दूसरा पहलू कि किसान पाठशाला क्या बोलता है आपको खाद कैसे डालना चाहिए। तो आपका बजट था 1 एकड़ में आपने 2 बोरी खाद डाला, जिसमें उस पौधे को पर पौधे को 1 ग्राम खाद लगा। दूसरा 1 एकड़ खेत है जिसमें हमने रेसिड्यू फ्री पहले कन्वर्ट किया। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? आपको 2 गोनी डालना है, उसकी बजाय 1 गोनी डालो, ठीक। खेत के बाहर प्लास्टिक की पन्नी बिछाओ और उसमें खाद को पहले फर्मेंटेशन कर लो। जो खेत के अंदर
28 दिन में उसको रेसिड्यू करेगा, उसको घोल करके प्लांट को खिलाने लायक बनेगा, वो खेत के अंदर प्रक्रिया करे 28 दिन तक, इसकी बजाय आप खेत के बाहर ये पहले 7 दिन में प्रक्रिया कर लोगे खाद डालने के पहले मिक्स। तो क्या करना है, 1 गोनी डीएपी लिया, उसके 3 गुना मिट्टी या गोबर या मिट्टी गोबर मिक्स, उसी खेत की मिट्टी ले लो। एक 50 किलो आपने अगर डीएपी लिया है तो 150 केजी उसी खेत का मिट्टी ले लो, कहीं खरीदने जाना नहीं है, वहीं से बीच से पावड़े से उठाकर डाल दिए, उसको मिक्स करना है। अब अगर सिंगल मिट्टी है तो उसमें वाइसेनोमेटा, गुड़, गोमूत्र, वाइसेनोमेटा के अंदर सुक्रोज और गोमूत्र आता है इसलिए लेना है, एक 50 ग्राम लेना है। वाइसेनोमेटा नहीं उपलब्ध हो तो गुड़ एक आधा किलो के लगभग, या गन्ने का रस 4-5 लीटर जो आपके पास अवेलेबल हो। तो आपने क्या किया, बैक्टीरिया डाल दिया, गोमूत्र डाल दिया और बैक्टीरिया का भोजन आपने सुक्रोज उसमें डाल दिया, ठीक है। इसको मिक्स करना है, नीचे प्लास्टिक थैली रहना चाहिए, ऊपर इसको प्लास्टिक से एयर टाइट करके रख दो ढक के। 1 बैग डीएपी, 3 बैग माटी मिट्टी, गोबर हो तो गोबर ले लो या दोनों हो तो दोनों मिक्स करके ले लो। तो अब हो गया आपके पास खाद 4 बैग, 4 बैग हो गया। इसको आपने मिक्स करके एयर टाइट करके रख दिया, अगले 4 दिन तक इसके पास जाना नहीं, 3 दिन तक, चौथे दिन जाना है, इसको खोलना है, अंदर हाथ डालोगे तो गर्म होगा एकदम, जो डीएपी के दाने हैं वो फूटने लग जाएंगे। मतलब जो आप खेत में डालते हैं और वो अपने आप धीरे धीरे 28 दिन में काम होता, वो आपने 3 दिन में चालू करवा दिया। फिर 3 दिन बाद एक बार उसको कट लगानी है ताकि उसकी गर्म हवा निकल जाए। फिर उसको एक बार गुड़, गोबर, गोमूत्र, वाइसेनोमेटा डाल करके फिर ढक के रखना है। तो ये जो 7 दिन की प्रक्रिया है, इसमें क्या होगा कि जो डीएपी के दाने के अंदर बॉन्डिंग है वो पूरी टूट गई। पहले जैसे हमने उसके अंदर गुड़, गोबर, मिट्टी मिलाया तो वो एसिड रिलीज करता है, जिस कोटिंग से वो डीएपी बनता है वो एसिड रिलीज किया तो उस मृदा के और गोबर के बैक्टीरिया को मारा। लेकिन हमने 3 गुना दिया है तो थोड़े से पहले मरे, लेकिन बैक्टीरिया की प्रवृत्ति है कि अनलिमिटेड वो फैल जाते हैं। तो उस डीएपी को, एक हिस्से को इन 3 हिस्सों ने ऊपर से कंप्रेस करके इसकी बॉन्ड को तोड़ना चालू किया और अगले 7 दिन में आधे से ज्यादा बॉन्डिंग को तोड़ करके रेडी अवेलेबल भोजन के रूप में तैयार कर दिया। अब आपका जो 46% है वो पूरा का पूरा लागू होगा फास्फोरस खेत में। जो यहाँ पर 20% लगना था, यहाँ पर 80 से 100% लगेगा। अब आपने क्या काम किया था कि 100 किलो डीएपी लिया था, उसका 9 किलो 200 ग्राम लग रहा था, यहाँ पर हमने 50 किलो डीएपी लिया है तो इसका 23 किलो पूरा का पूरा लगेगा। तो एक आपने क्या किया, किसान खर्च आधा किया। अब उत्पादन ज्यादा कैसे होगा कि इसकी बॉन्डिंग तोड़ करके आप रेडी फूड में ले आए तो फास्फोरस का कंटेंट भी 23 किलो मिल रहा है, 9 किलो नहीं मिल रहा है। अब खेत में जो आप फास्फोरस डालोगे वो रेडी फूड है। दूसरा, इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर हमने खेत के बाहर बैक्टीरिया फर्मेंटेशन से बॉन्डिंग तुड़वा कर रिलीज कर दिया। अब ये प्रक्रिया आपके खेत में जाएगी तो पीएच नहीं बढ़ाएगा। ये प्रक्रिया आपके किसी भी टमाटर, भिंडी, खीरा या गेहूं या मूंग दाल, तुअर दाल, इसमें ये फास्फोरस गया, ये केमिकल फर्टिलाइजर बचा ही नहीं, बाहर ही आपने तोड़ दिया तो ये रेसिड्यू फ्री हो गया। तीसरा, आपका खर्च इसने आधा कर दिया। चौथा, उत्पादन ऐसे बढ़ाएगा कि जो 9 किलो 200 ग्राम लगना था उसकी वजह 23 किलो लग रहा है, और जो 28 दिन बाद लगना था वो कल से लगना चालू हो रहा है। ये 70-30 फार्मिंग के सूत्र में हम जो फर्टिलाइजर डलवाते हैं वो इस तरीके से डलवाते हैं। तो ये जो तरीका है, मैंने वही फिर वहां पुनः शुरुआत पे जाऊंगा कि भारत के एग्रीकल्चर के ढांचे में जो किसानों के पास खेती करने के तरीके हैं उनमें मूलभूत बदलाव की जरूरत है, डीएनए तक बदलाव की जरूरत है। मतलब हमें पौधे को फास्फोरस देना है तो इस तरीके से दो, पोटास देना है तो इस तरीके से दो, जो भी फर्टिलाइजर देना चाहते हैं वो इस तरीके से दो, और जो पंच फसलें लगाकर करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये एक तरीका है कि हम रेसिड्यू फ्री फार्मिंग में फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो पहला 70% कचरे की मल्चिंग, दूसरा खाद देने का तरीका, फसल कोई सी भी हो, रेसिड्यू फ्री खाद खेत के बाहर बनाओ फिर खेत में डालो। अब तीसरा मेन पॉइंट आता है स्प्रे शेड्यूल का, कि हमने काटन लगाया है तो स्प्रे करना पड़ेगा, मिर्च लगाई है तो स्प्रे करना पड़ेगा, हमने भिंडी लगाया है तो व्हाइट फ्लाई बहुत आता है, स्प्रे करना ही पड़ेगा, हमने तुअर लगाई है, तुअर दाल क्या बोलते हैं आप लोग, तुअर दाल ही बोलते हैं, उसके अंदर फली में इल्ली घुस जाती है, उसको आने नहीं देती है, तो हमारे अनाज को बचाना है तो स्प्रे करना पड़ेगा। अभी आज की तारीख में चना लगा हुआ है, चने की दाल भी बहुत काम में आती है और डालर चना भी सब्जी में काम में आता है, तो उसमें भी इल्ली बहुत लगती है। कोई भी फसल हम लगा रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि स्प्रे नहीं किया तो शायद फसल पकेगी नहीं। ये अभी ऐसा आज के परिवेश में लग रहा है। आपकी क्या ओपिनियन है? जैसे आपके यहाँ मैंने अनार देखा था तो उसमें थ्रिप्स बहुत आता है। अनार मतलब सिक्के का दूसरा पहलू थ्रिप्स है, उसमें वो थ्रिप्स का घर है। ऐसी जो भी फसलें हैं हम सेट हो चुके हैं कि बिना स्प्रे से आएगी नहीं। तो जो भी अनाज के अलावा जो वेजिटेबल है या फ्रूट्स है उनमें हमारा 60% के लगभग खर्चा स्प्रे का रहता है। मिर्च, टमाटर, भिंडी, खीरा, करेला, इनमें 50 से 60% का पैसा रहता है स्प्रे शेड्यूल का। उसको कैसे आपके हाथ में कंट्रोल कर सकते हो, एकदम इजी टेक्निक है। इस टेक्निक को बोलते हैं CVR टेक्निक। और मैं साइंटिफिक डेटा पर बात कर रहा हूं। दक्षिण भारत के एक मित्र हैं, किसान हैं, जिन्होंने इस टेक्निक पर पेटेंट ले रखा है कि वर्ल्ड में कोई इस टेक्निक को नहीं हाईजैक कर सकता, ये भारत की टेक्निक है। उन्होंने फ्री कर रखा है हिंदुस्तान के लिए कि कोई भी यूज करे, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर कोई यूज करेगा तो उनको पेमेंट चुकाना पड़ेगा उस व्यक्ति को। पेटेंट है वो, इसका नाम है CVR टेक्निक। और हम हिंदुस्तान में इसमें इसे बोलते हैं किसान पाठशाला में MV स्प्रे। मिट्टी और वाइसेनोमेटा के जॉइंट का जो मिश्रण बनता है उसका स्प्रे, MV स्प्रे। अब ये टेक्निक है क्या? जैसे आपका अनार का मैंने बगीचा देखा था तो उसमें स्प्रे आपको करना ही पड़ेगा। तो क्या करें स्प्रे में ताकि हम हमारे फल फ्रूट हैं वो रेसिड्यू फ्री रहे, हार्मफुल पेस्टिसाइड हम न डालें, हम कैंसर युक्त तो कोई हमारा अनाज न बनाए और हमारी फसलें भी स्वस्थ रहे और हमारे जेब से पैसा भी न जाए। इसके लिए क्या करना है, जो भी खेत है आपका, जैसे ये आपका 10 एकड़ का खेत है, आपने काटन लगाया है या मिर्च है, उसमें स्प्रे करना है, तो बीच में या एक साइड एक जो मेड़े रहती है उसके अंदर चाहिए। मेड़े के पास कड़क जमीन रहती है वहां नहीं, बीच में या कहीं कॉर्नर पर, सॉफ्ट कॉर्नर पर आपको 3 फीट गहरा गड्ढा करना है, 3 फीट गहरा, और 1 बाय 1 उसका चौरस बना सकते हो जो आपको वहां से मिट्टी निकालने में आसानी हो। उसको गड्ढा करके छोड़ दो। अब आपको स्प्रे करना है। 10% मिट्टी लेना पड़ेगी। 10% का मतलब 100 लीटर पानी तो 10 किलो मिट्टी, ये 10% का घोल हो गया। अब वो जो 3 फीट गहरा गड्ढा है उसमें ऊपर की लेयर से लेकर नीचे की लेयर तक छिलना है। वो छिलने के बाद जो मिट्टी निकलती है 10 किलो, वो आपको लेना है 100 लीटर पानी में। ठीक है, तो मैक्सिमम किसानों के पास 220 लीटर का ड्रम आता है जिससे वो पानी और दवाई घोलकर स्प्रे करते हैं। तो 200 लीटर पानी, उसमें 20 किलो मिट्टी। अब मिट्टी कहाँ की? अपने ही खेत के 3 फीट गहरे गड्ढे की, ऊपर की लेयर से लेकर नीचे की लेयर तक का पूरा छिला हुआ, चारों साइड से छील दिया, नीचे से ऊपर तक का। अब इसमें है क्या, हम जो आज की तारीख में ऊपर जो परिवेश में काम कर रहे हैं, तो पूरी पृथ्वी पर मिट्टी की सतह से लेकर 1 से 1.25 फीट ऊपर तक और मिट्टी की सतह से लेकर 1 से 1.25 फीट नीचे, ये जो 3 फीट की लेयर है, मिट्टी से 1.5 फीट ऊपर और 1.5 फीट नीचे, ये जो 3 फीट की लेयर है, ये बैक्टीरिया का महासागर है। सभी तरह के बैक्टीरिया हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे, शत्रु, मित्र, सब तरह के बैक्टीरिया, वायरल, फंगल, डिसीज सब है। अब ये क्या करेंगे, 3 फीट मिट्टी हमने उठाई तो इसमें सभी तरह के बैक्टीरिया आ गए। जैसे उदाहरण में समझू कि अगर कोई फल फ्रूट
टपक कर नीचे गिर गया तो वो सड़न क्रिया में परिवर्तित हो जाएगा। और उसी फल फ्रूट को हमने 3 फीट ऊपर रख दिया, जैसे पुराने जमाने में भोजन छीके पे टांगते थे। छीका क्यों बनाया था? उसका साइंस था कि रोटी या आपका कुछ सब्जी वगैरह नीचे गिर गया तो उसमें फंगस लग जाएगी, मिट्टी से 1.5 फीट ऊपर तक जो रहेगा उसमें फंगस लग जाएगी, क्योंकि महासागर है बैक्टीरिया का वो। और इसको ऊपर छीके पर टांग दिया तो ये सूखेगा, फंगस नहीं लगेगी। ज्ञान है। आप एक मटन का टुकड़ा, मीट का टुकड़ा नीचे गिरा दो, वो सड़न क्रिया में परिवर्तित हो जाएगा, सड़ने लग जाएगा। और उसी मटन को आपने 5 फीट ऊपर टांग दिया तो ये सिंक हो जाएगा, सूखने लगेगा। ये साइंस है। तो ये जो आपने ऊपर की 1.5 फीट मिट्टी ली, इसमें सभी तरह के बैक्टीरिया आ गए, मित्र, शत्रु, फंगाई, फलाना ढिमका सब आ गए। ऊपर से जब बारिश होती है तो जितना भी बायोमास है या जो भी मिट्टी में है वो गल कर रसा बनकर नीचे जाता है। तो ऊपर की लेयर से जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, ये न्यूट्रिशन का भंडार है। देसी केचवा जो मिट्टी खाता है, वो कौन सी मिट्टी खाता है? जिस मिट्टी में ह्यूमस रहता है। मतलब ह्यूमस क्या हो गया? सभी तरह के बायोमास आच्छादन को पानी से भिगोने के बाद जो रसा निकलता है, लाल पानी, उसको बोलते हैं ह्यूमस। तो हम जो भी खेती कर रहे हैं, बायोमास आच्छादन अवशेष है, वो जो बारिश में गलने के बाद नीचे जाता है तो वो ह्यूमस बन जाता है। तो 3 फीट तक इसलिए कि नीचे न्यूट्रिशन का महासागर है, हमें कोई अलग से न्यूट्रिशन लाना नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं? हुमिक एसिड, झाइम, फुलविक एसिड, फलाना ढीमका, जो जादू की डब्बियां मिलती है, जेब्रेलिक एसिड, ये एग्रोनॉमिस्ट के एक्ट में नहीं है, लेकिन ये पौधे को काम करते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक के नाम से बिक रहे हैं। ये है क्या किसी को पता नहीं। आपने जेब्रेलिक एसिड आज स्प्रे किया, लौकी इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी हो गई भाई, 9 इंच की थी, 1.5 फीट की हो गई। ये जेब्रेलिक एसिड का कमाल है। जैसे केले पर हमने 2 ग्राम जेब्रेलिक एसिड डाला 200 लीटर पानी में, तो केला 7 इंच का था तो 11 इंच का हो गया तीसरे दिन। अब ये ऑर्गेनिक है या क्या है? ऑर्गेनिक के नाम से बिकता है। तो ये सारे जो तत्व है नीचे मिट्टी के महासागर में अनंत कोटि रस है। ये साइंस है और ये प्रूफ हुआ है, इसीलिए पेटेंट मिला है उस व्यक्ति को। एमवी स्प्रे में हम क्या करते हैं कि 200 लीटर पानी, उसमें ये 20 किलो मिट्टी और इसमें 100 ग्राम वाइसेनोमेटा, मात्र 100 ग्राम वाइसेनोमेटा। वाइसेनोमेटा क्यों? वाइसेनोमेटा के अंदर सुक्रोज है और गो अर्क है। गो अर्क सभी तरह के एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल पर काम करता है, ये साइंटिफिक प्रूफ है। इसलिए गो अर्क उसमें चाहिए इस कंटेंट में। जैसे हम कहीं अर्थी पर जाते हैं, हम घाट पर होकर आते हैं, तो क्या करते हैं? गोमूत्र के छींटे डालते हैं। मतलब आपके शरीर से बैक्टीरियल, वायरल, फंगल खत्म हो गया, क्योंकि वहां घाट पर तो अनंत बैक्टीरिया, वायरल, फंगल है, हमारे जूतों में चिपक के आया है, शरीर में वहां के वातावरण से आए हैं। तो साइंस क्या है कि घर आकर आपको नहाना तो है, लेकिन ऐसी की ऐसी बॉडी आप वॉशरूम में कैसे जाओगे? उसके पहले गोमूत्र, मतलब आप वो गोमूत्र का प्रभाव इतना है कि वहां जो जाता है तो वहां के वायरल, फंगल सब फट से गायब हो जाएंगे। हमारे घरों को शुद्धिकरण करना है तो सब दूर गोमूत्र छींट देते हैं। ये साइंस है। इसीलिए इस में अगर ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे फसलों को खराब करेंगे तो उसमें गो अर्क डालना है, लेकिन ज्यादा डालेंगे तो जला देगा। अब ये स्प्रे क्या करना है? 200 लीटर पानी, 20 किलो मिट्टी जो 3 फीट से छीलकर डाली, इसको हिलाना है और घोलना है, और 100 ग्राम वाइसेनोमेटा, इसको घोलना है। दिन में 2-3 बार घोल देना है। इसको अगले दिन काम में लेंगे। आज डाला, 24 घंटे बाद इसका स्प्रे काम में लेंगे। जो सही बैक्टीरिया थे वो अनंत मात्रा में बढ़ेंगे, क्योंकि सुक्रोज दे दिया हमने। जो गलत बैक्टीरिया थे, जो हमें जीवंत बॉडी को नहीं चाहिए, वो गो अर्क से वहीं खत्म हो जाएंगे। ये हमने प्रूफ किया है, हमने ट्रायल किया है, उसके बाद में बतला रहा हूं। आप लोग ट्रायल करके मुझे फीडबैक दीजिएगा। तो अब दूसरे दिन हमें स्प्रे करना है। तो स्प्रे करने के पहले एक बार हिलाया, आधा घंटा छोड़ दिया, तो जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी। ऊपर का जो पानी है, इसका केवल स्प्रे करना है आपको। ये जो पानी है
इल्ली को आने नहीं देगा, थ्रिप्स को आने नहीं देगा, माइट्स को आने नहीं देगा। सभी न्यूट्रिशन का अनंत भंडार है, आपको कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। अंगूर, मिर्च, टमाटर, करेला, खीरा, चना सब में इसका उपयोग करके हमने हमारे ट्रायल देखे हैं और 24 कैरेट रिजल्ट आया। अभी आपका खर्चा कितना हुआ? पानी का। ठीक है, तो ये स्प्रे जो है सुक्रोज भी आपको कितना लगेगा? 100 ग्राम 100 रुपए का आएगा। ठीक है, 50 ग्राम लो ना। हाँ, तो 100 लीटर पानी में 50 ग्राम होगा, 50 रुपए का आपका खर्चा होगा, बाकी खेत की मिट्टी है और आपकी मेहनत है। अब ये स्प्रे आप किसी भी फसल में डालकर उपयोग कर सकते हो। अब इसका ज्यादा रिजल्ट लेना है तो क्या करना है? स्प्रे करने का एक टाइमिंग है। किसी भी पेड़ पौधे में सकिंग पेस्ट, रस चूसक या माइट्स या व्हाइट फ्लाई, ये 3 चीजें आती हैं। उसके बाद में आता है पत्ता खाने वाला तना छेदक या पत्ता खाने वाला इल्ली, या फल के अंदर सुंडी घुस जाती है वो। ठीक है, इन सब का आने का टाइम क्या है? ये काम करते हैं क्लोरोफिल पर। क्लोरोफिल जब अपनी खुशबू छोड़ता है उस समय सबसे ज्यादा अटैक करते हैं। तो उसका टाइमिंग क्या है? क्लोरोफिल किस काम में आता है? पत्तों के सूर्य की जो रोशनी आ रही है उससे फोटोसिंथेसिस करना, भोजन को पचाना और पौधे के हर बॉडी के हिस्से में भेजना। क्लोरोफिल ये काम करता है। ये एक्टिवेटेड कब होता है? जब सनलाइट उसके ऊपर पत्ते पर गिरता है। सनलाइट कब गिरता है? सूर्य उदय होते समय। स्प्रे करने का टाइम ब्रह्म मुहूर्त जो होता है कि रात पूरी गई अंधेरे की, अब सूर्य उदय हुआ नहीं है, सूर्य का लाइट आ चुका है। इस टाइम काल को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। उजाला हो गया है, सूर्य की किरण नहीं आई है, लाइट आ चुका है, अंधेरा छट गया है, सूर्य आया नहीं है, इसके बीच का जो पीरियड है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और इस समय प्रकृति के सारे पेड़ पौधे अपना स्टोमा खोलते हैं, इनके जो रंध्र रहते हैं उनको खोलते हैं और ये खुशबू फैलाते हैं। इनके अंदर सुक्रोज, फूलवेट और ये सारी जो चीजें होती है, जैसे इनके स्टोमा खुलते हैं कि ये प्रकाश को ग्रहण करेंगे, उस समय इनकी खुशबू एकदम से निकलती है। वो सेंस प्रकृति को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कीट, पतंग, सकिंग पेस्ट, माइट्स जो सुस्त अवस्था में बैठे हैं उनको एकदम से सेंस होता है कि आप आ जाओ, आपका भोजन रेडी है। तो उनका भोजन क्या है? क्लोरोफिल। तो पौधे ने अपने रंध्र को खोला और क्लोरोफिल डायरेक्ट दिखना चालू हुआ और उसकी खुशबू बाहर बिखरना चालू हुई। उस समय आपके पेड़ पौधों पर सबसे ज्यादा थ्रिप्स, माइट्स, व्हाइट फ्लाई का अटैक होगा। तो एक तो स्प्रे करने का टाइम क्या हो गया? हमें ज्यादा रिजल्ट लेना है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त, पहली बात। दूसरी बात, किस दिन करना चाहिए? अगर ये 2-3 चीजें हमने टेक करी तो 4 गुना ज्यादा रिजल्ट कारगर होगा। अमावस्या और पूर्णिमा, ये महीने में 2 दिन ऐसे आते हैं जब चंद्रमा और पृथ्वी का एक आकर्षण होता है। और ये साइंटिफिक प्रूफ है। कैसे प्रूफ है? कि आप अगर ज्वार और भाटा देखोगे समुद्र में तो अमावस्या और पूर्णिमा के टाइम पे आते हैं। पूर्णिमा को चंद्रमा पूरे तीव्र पर होता है, पूरी अपनी लालिमा पर होता है और समुद्र उठता है उससे मिलने के लिए। अब क्यों मिलता है ये मुझे पता नहीं, लेकिन साइंस है, इसीलिए बड़ी बड़ी लहरें आती है। और जो नाविक होते हैं, जहाज जो समुद्र में रन करते हैं, वो अमावस्या पूर्णिमा को देख करके अपनी दिशाएं तय करते हैं और उस दिन रुकते हैं। ज्वार और भाटा आता है। क्यों ऐसा होता है? ये 2 दिन ऐसे हैं, इन 2 दिनों में अगर आपने आपकी बॉडी को भी महसूस किया हो, जितनी जीवित चीजें हैं सृष्टि में वो अपने पूर्ण ताप पर रहती है। इन 2 दिनों में अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होने की संभावना है। अगर आप उस दिन कुछ बुरा कर रहे हो तो बहुत ज्यादा बुरे होने की संभावना है। ये 2 दिन ऐसे हैं सृष्टि में कि ये अपना पूर्ण ताप में रहते हैं और हम जो करना चाहते हैं वो ज्यादा वेग से हो सकता है। प्रकृति
जो कीट पतंग माइट्स हैं ये मीटिंग भी करते हैं इन 2 दिनों के कालचक्र में। तो इनकी नई जनरेशन जो ज्यादा मात्रा में आएगी वो अमावस्या और पूर्णिमा की साइकिल अगर आपने ब्रेक कर दी, इनकी मीटिंग नहीं होने दी, तो उनकी संख्या कम हो जाएगी। और ये तो 1-2 दिन में करोड़ों की तादाद में हो जाते हैं, ऐसे ये फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं। तो आपने अमावस्या या पूर्णिमा के दिन स्प्रे लेना है या उसके 1 दिन पहले लेना है, ताकि उन पेड़ पौधों पत्तों से इनकी साइकिल इरेज हो जाए। आपने केवल ट्रिक यूज किया, ट्रिक कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्प्रे किया और अमावस्या पूर्णिमा को स्प्रे किया, तो इन 2 दिनों में तो केवल पानी का, इन टाइमिंग पे पानी का भी स्प्रे कर दिया तो इनकी साइकिल टूट गई। तो आपके सकिंग पेस्ट वगैरह आधे ऐसे ही हो जाते हैं, इसमें कुछ दवाई नहीं डाली, आधे ऐसे ही हो जाते हैं। और उसके बाद में आपने अगर ये महासागर मिट्टी का स्प्रे ले लिया, ऊपर की लेयर पर जितने बैक्टीरिया थे वो एक्टिवेट होंगे, वायरल, फंगल, सुंडी नाशक, फलाना ढिमका सब, और वो इनको आने नहीं देंगे। जैसे आपने बैक्टीरिया का एक नाम सुना होगा, भैया को पता होगा, बीवियारा बेशियाना। भैया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं, अभी रिटायर्ड हुए हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था। बीवियारा बेशियाना इल्ली को भगाने के लिए है, गोबरेले कीड़े को भगाने के लिए है, हर उस चीज जो तना छेदक है या पत्ते खाती है उनको भगाने के लिए बीवियारा बेशियाना। तो ये जो अनंत कोटि जीवाणुओं का जो महासागर है, इसमें बीवियारा बेशियाना अनंत है, हमें कहीं से खरीद के लाना नहीं है। ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास ये फफूंदी नाशक है, ये अनंत है, समझ रहे हैं? मतलब आपको लगता होगा कि जस्ट मिट्टी का स्प्रे करने से होगा क्या, लेकिन उसमें ये सब चीजें हैं। और जो 24 घंटे हमने रखा और सुक्रोज दिया तो ये मल्टीप्लाई हो गए, समझ रहे हैं? तो ये केवल स्प्रे आपको करना है और रिजल्ट देखना है। तो किसान खर्च आधे की बजाय 0 और उत्पादन ज्यादा। वैसे इसमें बलराम भाई बताया था कि जैसे कोई मिट्टी का स्प्रे करता है ना, हाँ, तो इसमें जो मिट्टी के जो पार्टिकल रहते हैं, हाँ, इसमें डायरेक्ट कभी मिट्टी का पानी का स्प्रे करते हैं, हाँ, तो इसमें जो मिट्टी का पार्टिकल है वो डायरेक्ट बुलेट की तरफ जाते हैं, बुलेट की तरह जाते हैं, डायरेक्ट शॉक लगे, डायरेक्ट शॉट लगे। जो अभी इंसेक्ट और पेस्ट जो अभी आएंगे ना रचूसक, हाँ, उनको डायरेक्ट लगते है, सही मारते हैं, कोई भी आपको डालने की जरूरत नहीं, दवाई डालने। ये प्रूफ किया हुआ है, दवाई ही डालने की जरूरत नहीं। अभी पूरा हिंदुस्तान किसके पीछे है कि कौन सी अच्छी दवाई डालूं, कौन सी अच्छी दवाई डालूं। मतलब एक तो कौन सी अच्छी मतलब बड़ा नाम होना चाहिए उस कंपनी का, और अच्छी मतलब महंगी दवाई होना चाहिए, ये जरूरी है, ये साइंस है ना। अभी किसानों के बीच में कौन सी अच्छी दवाई डालूं ताकि मेरी बीमारियां कंट्रोल हो, है ना? तो बीमारियां कंट्रोल नहीं होती, केवल हमारा जेब कंट्रोल होता है। कौन सी अच्छी मतलब सबसे अच्छा बड़ा ब्रांड और सबसे महंगी दवाई, उससे ही हमारी फसल कंट्रोल होगी। ये भ्रांति जो दिमाग में, इसको निकाल दो। तो ये इतना सिंपल लॉजिक है, पूरे इंडिया में किसी को समझ भी नहीं है आज तक। नहीं, समझ में तो है, इसको बतलाना किसी ने चालू नहीं किया है, अगुवाई किसी ने करी नहीं है, जो बलराम ने अब कर दी है। आदत से मजबूर, ये स्प्रे पुरानी बातों में उलझे हुए और फिर वही आ जाते हैं घूम के, रबर की तरह। शॉर्टकट सिखाया गया है हमारे घर में, या हमारे मतलब आजू बाजू नीम का पेड़ होता है, लेकिन वो हम वीक में या फिर 1 महीने में 3 बार करें तो सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन हमें वो सिखाया गया है कि वो मेडिकल पे जाने का, डॉक्टर को दिखाना है, वो दवा ले लेना। सही बात है, हमारा थीम ऐसा ही है, मतलब जितना शॉर्टकट हो ना। जो आपका सोच है ना, ये गलत नहीं है, इतनी इजी टेक्निक है, लेकिन भारत में इतने सारे मतलब मेरे जैसे झोलाछाप प्रवक्ता आ गए हैं कि किसान खंडन कर दिया, किसान किसको सुने और किसको ना सुने। एक चीज द्वंद्व बहुत बड़ा है। एक तो वो झोलाछाप है जो बड़ी बड़ी पीएचडी करके आए हैं, जिन्होंने थीसिस लिखी है, और जिन्होंने, किसी ने काटन पर थीसिस लिखी है, किसी ने बनाना पर थीसिस लिखी है, वो किताबी ज्ञान के कीड़े बन चुके हैं, वो उस किताबी ज्ञान से बाहर नहीं आना चाहते। एक वो है। दूसरा, जो प्रैक्टिकल करके व्यस्त रहो और मस्त रहो की टेक्निक पर है कि गुड़ गोबर गोमातिर कर लिया तो जीवामृत कर लिया, तो ये पंचगव्य अर्क ले लिया, तो ये अभी भस्म भूति ले लिया, इसका मतलब ये सब प्रक्रिया व्यस्त रहने की है। कुछ वो है।
सीवीआर टेक्निक जिसका मैंने बोला MV स्प्रे आपको करना है। ये स्प्रे की टेक्निक मैंने जब देखा, सुना, समझा, मैंने विजिट किया, वो जब चावल में स्प्रे करते हैं, इसका साइंटिफिक प्रूफ है और वो व्यक्ति ने पेटेंट ले रखा है, दक्षिण भारत के हैं। चावल में स्प्रे किया तो चावल में एक विटामिन ऐसा अलग से ऐड हुआ जिसके सेवन करने से जो रतिंदा जिनको आता था, मतलब सूर्यास्त के बाद जिनको दिखता नहीं है, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है, 24 घंटे उनको दिखने लगा है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर रिसर्च किया और उन व्यक्तियों को सर्टिफाइड किया कि ये आपकी टेक्निक 100% सही है। सीवीआर टेक्निक उसका नाम दिया और उसको पेटेंट दिया उस व्यक्ति को। तो साइंस तो है, और ये आज से नहीं है, कई दिनों से है। जब मैंने देखा तो मैंने खुद ट्रायल किए। अब मैं पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड को प्रचारित कर रहा हूं। कमी क्या है कि आप प्रचार करना चालू हुए तो फिर दवाई दुकान, पेस्टिसाइड कंपनियां या गवर्नमेंट बॉडी को रिटर्न ये कैसे जाएगा? इस मिट्टी के स्प्रे से मिलेगा। इसके लिए कोई प्रचार कर नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, और मुझे पैसा चाहिए नहीं। और हम सबको अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि अगुवाई करेगा कौन। जैसे आज आप लोगों को पता चला, आप अपने क्षेत्र में प्रचार करो, पहले अपने खेत में उपयोग करो। अगर आप सर्टिफाइड हो, संतुष्ट हो, तो इस चीज का प्रचार करो। शुरुआत कौन करेगा? हम आप ही करेंगे। खुद ही शुरुआत करो। अब ज्यादा दिन दूर नहीं है हिंदुस्तान को बदलने में। आप जैसे काफी मित्र किसान पाठशाला पर आकर रुके हैं और खुद ही अपने अपने स्टेशन पर प्रचार कर रहे हैं। तो मैंने जब शुरुआत करी कि क्या मूलभूत बदलाव होना चाहिए, तो एक कचरे की मल्चिंग, दूसरा खाद देने का तरीका, तीसरा स्प्रे का शेड्यूल। ये 70-30 फार्मिंग की टेक्निक है। किसी भी खेती में अगर इसे अप्लाई किया तो किसान खर्च कब आधा हो जाएगा या कम हो जाएगा पता नहीं चलेगा, और प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। एज ए साइंटिफिक बातों से मैं जा रहा हूं। एक सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन के तहत हम हमारी कोई सी भी कृषि को अच्छा, रेसिड्यू फ्री और पब्लिक को कैंसर मुक्त अन्न खिला रहे हैं, खिला सकते हैं। ये डिसीजन लेना है हम आप किसानों को। ये थोड़ा सा मैं ज्यादा ही बोलता हूं, लेकिन अगर डीपली नहीं बताया तो समझ में आने में टफ होता है। अब इसमें ऐसी क्या चीजें हैं जो हम अप्लाई नहीं कर सकते? और अगर आप, मैंने समझा है कि ये भी नहीं कर सकते, तो फिर आप जो खेती कर रहे हो या तो अपने आप को मूर्ख बना रहे हो, या अपने परिवार को मूर्ख बना रहे हो, या इस समाज को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर इतना भी नहीं कर सकते कि मिट्टी घोल करके स्प्रे नहीं कर सकते और खुद ट्रायल नहीं देख सकते कि मेरी फसलों में क्या अच्छा हो रहा है, तो फिर आप बहुत धनाढ्य हो और आपको कुछ मतलब नहीं है कैंसर पेशेंट से। आपको तो लोगों के जेब भरना है और आपको अपनी मस्ती में रहना है। इसका मतलब यही होता है। एक बार पानी पिलवा दो, फिर हम लैब विजिट करते हैं।